हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यकृत के कार्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यकृत की पूर्ण रूप से संरचना के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। संरचना को हमने पढ़ते हुए ही कार्य के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और कार्य बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोगों को पूरा ध्यान यहां रखना होगा अगर आपको कार्य समझने हैं तो, और बहुत सारे कार्य है ये भी बता देता हूं बच्चों, तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान यहां लगाइएगा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, यकृत के कार्य। क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यकृत के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कार्य यकृत का जो रहेगा वो आपके पास में है, कौन सा रहेगा, उपापचयी क्रियाओं में, भोज्य पदार्थ की उपापचयी क्रियाओं में ये मदद करेगा। ठीक है ना। तो इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड प्रोडक्ट, तो भोज्य पदार्थ की उपापचयी क्रियाओं में, किसमें, भोज्य पदार्थ की उपापचयी, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक, उपापचयी क्रियाओं में ये पहला कार्य रहेगा इसका बच्चे, और इसको आपको बेहद बेहद ध्यान से सुनना होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, जिसके ऊपर से कई बार सवाल आ चुके हैं। मैं इसको हैशटैग लगा देता हूं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से, देखते रहिए इधर। भोज्य पदार्थ, अर्थात भोज्य पदार्थ में मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीन मुख्य रूप से घटक है इसके अंदर। तो हम इन तीनों में क्या होता है, यकृत अपना अपना रोल प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि भोज्य पदार्थ के अंदर सबसे पहले नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उपापचय में। किसके उपापचय में, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में। ये आपके पास में इसमें आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी बेटा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, आप समझिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया में सबसे अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, वो उत्पाद होता है जिसका नाम क्या है आपके पास में, ग्लूकोज। यदि आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाए तो वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में यानी यकृत में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं देखिएगा जरा आप यहाँ पे, ग्लूकोज जो आवश्यकता से अधिक है, जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है, वो ग्लूकोज मतलब बाद में उपयोग ले सकते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको संग्रहित करके रख रहे हैं। संग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर ये ग्लूकोज पड़ा रहेगा तो ये फिर क्या होगा कि संग्रहित रूप में नहीं आएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से यूरिन के माध्यम से, ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ भी सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, एक स्टोर रूम समझते हो ना, स्टोर रूम मतलब स्टोर में बंद कर देंगे। तो ग्लूकोज किसमें आपके पास में संग्रहित हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें आ जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाएगा। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। ये आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे इस प्रक्रिया को बच्चे, समझ रहे हो। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में। अब यदि आपके शरीर में पुनः ग्लूकोज की कमी हो गई और आपके यकृत में ग्लाइकोजन यदि संग्रहित हुआ पड़ा है, तो यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूट सकता है, और टूटता ही है जब कभी भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है शरीर को। ग्लूकोज ही क्यों, ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। देखिए आप अस्पताल में जाते हैं तो आपको ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाते हैं, ताकि आपके शरीर को क्या हो, ऊर्जा मिले और आपकी उपापचयी क्रियाएं सुचारू रूप से पुनः चल सके। समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे क्या होता है बच्चे कि ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है किसमें, आपके पास में ग्लूकोज में, आवश्यकता पड़ने पर। और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं बेटा। देखिए एक बात आज आपको यहां पे सिखाना चाहूंगा, जिस किसी भी शब्द के पीछे लाइसिस लगा हो उसका अर्थ होता है टूटना, और जिस किसी भी वर्ड के पीछे, शब्द के पीछे जिनेसिस लगा हो उसका अर्थ होता है बनना।
समझ रहे हो? ये बात आप याद रखिएगा, ये आपके लिए एक गोल्डन पॉइंट था, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई अपने पास में। दूसरी बात मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अन्य पदार्थ है, जैसे कि वसा है या प्रोटीन है, तो वो भी ग्लूकोज के रूप में संग्रहित हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? किस प्रकार, देखिए अगर मैंने लिखा यहां पे वसा या मैंने लिखा यहां पे क्या रे, प्रोटीन, तो ये संग्रहित हो सकता है किसमें? ग्लूकोज में हो सकता है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखिए कितना मजा आ रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या जाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस आएगा। आई क्या बात समझ में? बोलो हाँ। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? ग्लाइकोजेनेसिस। कई बार प्रक्रिया को लेकर के सीधा एक नंबर का सवाल आता है बेटा, क्या आता है? ग्लाइकोजेनेसिस किसको कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यदि आपको पूछ लिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वसा या प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन होना क्या कहलाता है आपके पास में? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आ गई क्या बात समझ में? यहाँ पे आ गई ना? ये बात आप याद दिमाग में रखना। ये क्या था आपके? कार्बोहाइड्रेट उपापचय में। समस्त प्रक्रिया कहां हो रही है? यकृत में हो रही है। कहां पे हो रही है बेटा आपके पास में? यकृत में हो रही है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अब मैं आपको ये एक उपापचय बताया कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, अब मैं आपको दूसरे नंबर पे बता रहा हूं वसा के उपापचय में यकृत का क्या कार्य रहता है या यकृत में क्या चीज होती है। तो 2 नंबर पे आप लोग बात करेंगे, अपन बी पे बात कर रहे हैं, 1 नंबर कार्य के अंदर चल रहे हैं। वो है आपके पास में क्या? वसा के उपापचय में। वसा के उपापचय में। समझ गए क्या? ये देखना बेटा, वसा के उपापचय में किस प्रकार बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। वसा के उपापचय में वसा का सबसे अंतिम उत्पाद होता है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यदि आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो यकृत में वसा के रूप में ही संग्रहित रहते हैं, ठीक है, समझो ना। इसलिए यकृत में वसा भी संग्रहित रह सकती है, कार्य है, अभी अपन बात भी करेंगे इसके बारे में। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? वसीय अम्ल, वसा का पाचन का अंतिम उत्पाद यही होता है। हम पाचन की क्रिया में भी बताऊंगा आप लोगों को बेटा। वसीय अम्ल प्लस क्या आ जाएगा? ग्लिसरॉल। क्या आ जाएगा? ग्लिसरॉल। ये संग्रहित होते हैं किसमें? वसा में संग्रहित होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। लाइपो शब्द लिपिड के लिए आता है, लिपिड मतलब वसा, और जेनेसिस मतलब होता है बनना, अभी बताया था आप लोगों को। और यदि वसा की वापस कमी हो जाती है तो यह पुनः भी वापस इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लाइपोलाइसिस, क्योंकि यहां वसा क्या हो गई? टूट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे? लाइपोलाइसिस, ठीक है। समझ गए क्या बात को? बोलो बड़ा, है ना, लाइपोलाइसिस। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बेटा, समझ रहे ना बात को? ये बात आप यहां दिमाग में रखिएगा। अब यहां पे आपके पास में 3 नंबर पे बात करेंगे हम लोग प्रोटीन के उपापचय में। क्या होता है आपके पास में? प्रोटीन के उपापचय में। प्रोटीन के उपापचय में ये आपके पास में बातचीत आएगी। ध्यान रखना, प्रोटीन के उपापचय की बात भी आपको बता रहा हूं। ये प्रथम कार्य ही बता रहा हूं जो उपापचय में मदद करता है। इसमें पहले नंबर पे जो रहेगा प्रोटीन के उपापचय में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, जिसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ट्रांस अमीनीकरण जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन एमिनेशन याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूं। देखिए, प्रोटीन का सबसे अंतिम उत्पाद क्या, जैसे मैंने सबका बताया, वसा का सबसे अंतिम उत्पाद क्या बनेगा पाचन में? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा? मुख्य रूप से ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। तो एक सामान्य अमीनो अम्ल की संरचना किस प्रकार होती है उसको देखना एक बार। सामान्य अमीनो अम्ल होता है कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी है, जिसमें आपके पास में एक तरफ अमीन ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या आ जाएगा? आर समूह आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो जो अमीनो अम्ल है, इस अमीनो अम्ल का ये अमीन ग्रुप, कौन सा ग्रुप रे? अमीन ग्रुप, यदि किसी दूसरे अमीनो अम्ल को ट्रांसफर हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांस एमिनेशन। और यह काम कौन कर सकता है रे? लीवर, यानी कि यकृत। तो इसके बारे में क्या लिख दें? इसके बारे में लिख देते हैं कि एक अमीनो अम्ल का, क्या लिखूंगा? एक अमीनो अम्ल का अमीन समूह, कौन सा समूह? अमीन समूह, दूसरे अमीनो अम्ल, कौन सा? दूसरे अमीनो अम्ल, दूसरे अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना या करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? ट्रांस एमिनेशन कहलाती है। याद रखेंगे ना इस कार्य को? याद रखना, यकृत के कार्य बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार बड़ा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 4 नंबर का, यकृत के कार्य लिखिए। आप सोचते कार्य में क्या 4 नंबर? बेटा कार्य ही हिला देते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो ना प्लीज प्लीज, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या है? 2 नंबर पे आपके पास में रहेगा, यहां पे ट्रांस एमिनेशन के बाद में रहता है एक और है जिसको बोलते हैं डी एमिनेशन। डी एमिनेशन मतलब वी अमीनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वी अमीनीकरण। डी एमिनेशन जो आ रहा है आपके पास में, इसमें यह होता है बेटा आपके पास में, अगर कोई अमीनो अम्ल की आवश्यकता नहीं है तो उसको क्या करना? बाहर निकालना है। तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास में? डीएमिनेशन। तो नॉन रिक्वायर्ड अमीनो अम्ल को तोड़ने की प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। तो क्या लिख दें यहां पे? अनावश्यक अमीनो अम्ल के टूटने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग? यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं? डीएमिनेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये भी एक यकृत का कार्य है, यकृत करवाता है। तो अभी तक हमने एक कार्य पढ़ा है, और एक कार्य कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, नहीं सॉरी, भोज्य पदार्थ की उपापचय क्रिया में। और इसके 3 रूप पढ़े हम लोगों ने। भोज्य पदार्थ की उपापचय क्रिया में एक पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, दूसरे में पढ़ा हम लोगों ने किसमें? वसा के उपापचय में, और तीसरे में पढ़ा प्रोटीन के उपापचय में। अब 4 नंबर पे, यानी कि मैं अब बात करने जा रहा हूं दूसरा नंबर कार्य, जिसका नाम है आपके पास में क्या? आर्निथन साइकिल। क्या है? आर्निथन चक्र। क्या आ जाएगा? आर्निथन चक्र। आर्निथन चक्र जो आपके पास में आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? यह चक्र सदैव कहां चलता है? लीवर में ही चलता है। यह क्या काम करता है? यकृत जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया है, मतलब अत्यंत जहरीला जो अमोनिया है, उसको कम जहरीले यानी कम नुकसानदायक यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य जो होता है वो ऑर्निथन चक्र के माध्यम से होता है। और ऑर्निथन चक्र कहां चलता है? वो ऑर्निथन चक्र चलता है यकृत में। और इसके बारे में, और ये चक्र पूरा क्या होता है, ये आपके पास में आएगा उत्सर्जित तंत्र वाले अध्याय के अंदर, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्निथन चक्र के बारे में कि अत्यधिक विषैला अमोनिया को कम विषैले, क्या लिखूंगा मैं यहां पे बेटा? कम विषैले यूरिया में परिवर्तन करना। क्या आ जाएगा? परिवर्तन करना। यह भी एक यकृत का कार्य है। और ये किस चक्र के माध्यम से होता है? ऑर्निथन चक्र के माध्यम से संभव है। 3 नंबर पे कार्य की मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं। तो तीसरा नंबर पे कार्य होता है आपके पास में, जिसके बारे में अपन वर्णन करने जा रहे हैं, वो होता है कि जो यकृत कोशिकाएं होती है वो भ्रूणीय अवस्था में किसका निर्माण करती है? आरबीसी का निर्माण करती है, केवल भ्रूणीय अवस्था में। तो यहां पे देखना जरा, यकृत कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में, क्या आ जाएगा? भ्रूणीय अवस्था में
आरबीसी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आरबीसी का निर्माण करती है। ये बात आपको यहां दिमाग में रखनी पड़ेगी। यकृत कोशिका भ्रूणीय अवस्था में किसका निर्माण कर रही है? आरबीसी का निर्माण कर रही है। याद रह जाएगा क्या? बोलो हाँ। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन जब भ्रूण यानी कि बच्चा बाहर आ जाता है मां के पेट से, उसके बाद में जो रुधिर कोशिकाएं या आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, जो हड्डियों के बीच में मैरो यानी द्रव रहता है, उसके द्वारा ही संभव होता है। ये बात भी याद रखेंगे। 4 नंबर पे कार्य की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो आपके पास में है भोज्य पदार्थों का वितरण। क्या हो जाएगा? वितरण या उपयोग का क्रम। तो बेटा जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका कब, कैसे, पहले कौन से भोज्य पदार्थ का उपयोग होगा, उसके बाद में कौन से भोज्य पदार्थ का उपयोग होगा या वितरित होगा, उसकी भी समस्त काम कौन कर रहा है आपके पास में? यकृत कर रहा है। किस प्रकार करता है? सबसे पहले भोज्य पदार्थों में अगर बॉडी में किसी भी चीज को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो सबसे पहले कौन प्रदान करेगा? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ग्लाइकोजन भी नहीं है तो वसा होगी जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और अगर वसा भी खत्म हो गई है तो क्या होगा आपके पास में? प्रोटीन होगा, फिर वो टूटेगा और वो ऊर्जा प्रदान करेगा। तो क्रम क्या रहता है? देखिए, क्रम रहता है सर्वप्रथम ग्लूकोज खत्म तो कौन आएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देगा। अब ग्लाइकोजन खत्म तो फिर कौन आएगा? वसा। अब वसा भी खत्म तो फिर कौन आएगा आपके पास में? प्रोटीन आएगा। कौन आएगा आपके पास में? प्रोटीन आएगा। आगे क्या बात समझ में यहाँ पे आप लोगों को आ गई ना? तो ये बात आप दिमाग में रखना, भोज्य पदार्थों के वितरण या उपयोग का क्रम रह जाएगा याद। ये मैंने चौथा कार्य बताया आप लोगों को। 5वें कार्य की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो 5 नंबर पे यकृत का कार्य आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यह ऊष्मा का भी क्या करता है आपके पास में? नियंत्रण कर सकता है। मतलब ऊर्जा और ऊष्मा जो होती है ना, ऊर्जा का या थर्मो रेगुलेशन जिसको अपन बोलते हैं, ऊष्मा का क्या करना है यहाँ पे? नियंत्रण कर सकता है कि किस समय पे कितनी ऊर्जा या कितनी ऊष्मा देनी है या कितना कंट्रोल करना है या नियंत्रण करना है, ये भी इसका कार्य रहता है। तो इसको कहते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? ऊष्मा का नियमन भी कर सकता है। ये नियमन का कार्य कर सकता है। उसके अतिरिक्त यह विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकाल सकता है। विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा? यकृत का कार्य आ जाएगा। 7 नंबर पे इसका मुख्य कार्य आएगा, यह प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा? देखना, यह प्लाज्मा प्रोटीन, और मुख्य रूप से जो प्रोटीन रहता है उसका नाम है एल्बुमिन। कौन सा? एल्बुमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा, एल्बुमिन। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। समझ गए बात बेटा? 8 नंबर पे बात कर रहा हूं, ये कुछ प्रतिस्कंदन मतलब जो रुधिर होता है ना, रुधिर उसका थक्का जमता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कंदन। रुधिर का स्कंदन मतलब रुधिर का थक्का जमना। प्रतिस्कंदन मतलब जो स्कंदन कारक जो होते हैं उनके निर्माण में भी ये सहायता करता है। तो लिखेंगे क्या कार्य अगला? यह स्कंदन कारक। क्या आ जाएगा 8वां कार्य यकृत का? स्कंदन कारक। आपकी सहूलियत के लिख देता हूं यहां पे बेटा, क्या? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या आ जाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर के संश्लेषण में भी सहायता
करता है। समझ रहे हो? और कौन से फैक्टर, ये कारक कौन से हैं, वो कारक के नाम मैं यहां लिखने जा रहा हूं। देखिएगा कौन कौन से कारक। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये एक रुधिर स्कंदन कारक है बेटा, जो क्लॉट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं आपको रुधिर वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा इसका मैकेनिज्म आएगा, ठीक है, क्रियाविधि आएगी। और इसके साथ में एक और होता है जिसका नाम बहुत सुना होगा आपने, फाइब्रिनोजन। क्या आ जाएगा बेटा? फाइब्रिनोजन। समझ गए क्या बात इसको ये, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रुधिर स्कंदन कारक में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं अगले नंबर पे 9 नंबर कार्य की बात करता हूं। यहां पे 9 नंबर कार्य में मेरे पास में क्या आ रहा है? 9 नंबर कार्य में मेरे पास में आ रहा है यहां पे, यह एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदन, स्कंदन नहीं प्रतिस्कंदन, जो एंटी क्लॉटिंग है, एंटी क्लॉटिंग समझना, प्रतिस्कंदन कारक का भी निर्माण करने में सहायता करता है। उस कारक का नाम होता है हिपेरिन। क्या नाम होता है? हेपेरिन। यह एक प्रतिस्कंदन कारक, अंग्रेजी नाम लिख देता हूं इसके ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहेगा, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, हिपेरिन। नाम क्या है बेटा इसका आपके पास में? हिपेरिन के निर्माण में भी सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। यह बात भी आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। कितने कार्य बता दिए मैंने बेटा? 9 कार्य आप लोगों को यकृत के बता दिए हैं। और 10वां और अंतिम, सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके पास में, यह किसका संग्रहण कर रहा है आपके पास में? यह ग्लाइकोजन तथा वसा का संग्रहण करता है। करता है ना, बताया था आप लोगों को, संग्रहण करता है। वसीय कोशिकाएं पाई जाती है ना, समझ रहे हैं? संग्रहण, ग्लाइकोजन तथा वसा का संग्रहण करता है, बिल्कुल करता है। एक और कार्य याद आ गया यहां पे मुझे, वो भी लिख देता हूं। यह वसा में विलय होने वाले विटामिन्स, क्या विटामिन्स कौन कौन से बच्चों? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 तो वसा में घुलनशील है, वसा में विलय होने वाले। एक अन्य और है, एवं एक अन्य जो वसा में विलय नहीं है, ठीक है, विटामिन B12 का भी क्या करता है? ये अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। तो ये भी आपके पास में इसका कार्य रहेगा। 11 कार्य बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब 12वां कार्य सुनिए। अब 12वां कार्य भी आपके पास में बेहद इंपॉर्टेंट है। जो 12वां कार्य है वो है पित्त का स्त्रावण करना। और आपको पता है पित्त के ऊपर तो अपन वैसे ही बौखलाए में चर्चा करनी है हमको, ठीक है ना। तो 12 नंबर पे कार्य होगा इसका क्या आपके पास में? यकृत पित्त का स्त्रावण करता है। समझ रहे हो? अब पित्त का अपने आप में खुद, पित्त के अपने खुद के स्वयं के अलग कार्य है। तो हम लोग अब यहां पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पित्त के बारे में, बाइल के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, मैं हेडिंग लगाने जा रहा हूं यहां पे। अब आप किसके बारे में? पित्त के बारे में। और यहां पे क्या है आपके पास में? ये बाइल। समझ रहे हो किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? यहां पे बाइल के बारे में बात करने जा रहा हूं बच्चों। बाइल को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे से। यहां पे अच्छा ब्लैक कलर लेते हैं, यहां पे हम लोग लिखते हैं पित्त। पित्त के सबसे पहले बात कर रहे हैं। पित्त एक प्रकार का रस है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यकृत में इसका संश्लेषण होता है और पित्ताशय में ये संग्रहित होता है। तो याद रखना, पित्त का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है, परंतु क्या आ जाएगा बेटा?
परंतु इसका संग्रहण कौन करेगा? संग्रहण पित्ताशय में होता है। किस में होता है? पित्ताशय में होता है। ये बात आपको यहां पे सबसे पहले याद रखनी अनिवार्य है। ठीक है क्या? पीएच इसका रहता है 7.4 से 7.8, इसका मतलब क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा? क्षारीय। प्रतिदिन इसका स्त्रावण कितना रहता है? तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट ठहरिए। इसका रह जाएगा आपके पास में स्त्रावण। स्त्रावण जो होता है आपके पास में वो 500 ml प्रतिदिन होता है। क्या होता है? प्रतिदिन 500 ml पित्त का ये स्त्रावण करता है। और क्या बात लिख सकते हैं? पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम नहीं पाया जाता है। समझ गए बात? यहां पे ये भी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। आगे बात समझ में? फिर भी इसका पाचन में बहुत बड़ा रोल है। आगे क्या बात समझ में? बोलो हाँ। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। समझ में आ रहा है ना? तो फिर ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको, पित्त के बारे में ही हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं आगे। पित्त जो है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पित्ताशय में, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में एक समय में केवल 30 से 50 ml क्या होता है? पित्त संग्रहित रह सकता है। क्या रह सकता है? पित्त संग्रहित रह सकता है। बोलो हाँ कि ना? है ना? तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि पित्त का मैंने पीएच बता दिया, सारा एमएल बता दिया, कुछ पित्त के बारे में सामान्य जानकारी बता दी। इसका रंग पीले कलर का होता है। ठीक है। अब मैं पित्त का संगठन बताना चाह रहा हूं कि पित्त में क्या क्या चीजें रहती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पित्त का संगठन। क्या आ जाएगा? पित्त का संगठन। ठीक है। पित्त के संगठन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका संगठन में सबसे पहले नंबर पे आएगा पित्त लवण। क्या आ जाएगा? पित्त लवण। पित्त लवण में भी 2 कैटेगरी होगी, 2 श्रेणी होगी। प्रथम श्रेणी होगी जिसका नाम है आपके पास में इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक लवण। क्या आ जाएगा? अकार्बनिक सॉल्ट यानी कि लवण। दूसरा आपके पास में आ जाएगा कार्बनिक लवण। आ रही है क्या बात समझ में बेटा? लवण समझ में आई बात? अब यहां पे आपके पास में रहता है, एक होगा NaCl, एक होगा Na2CO3 और एक होगा NaHCO3। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां पे आएगा सोडियम ग्लूकोलेट, और एक आ जाएगा सोडियम टार्कोलेट। क्या आ जाएगा? सोडियम टार्कोलेट। ये 2 लवण हो गए इसके। समझ में गए? अगला बिंदु जो पित्त का संगठन है उसमें बात कर लेते हैं। क्या मिल सकता है? कोलेस्टेरॉल। ठीक है। क्या आ जाएगा? कोलेस्टेरॉल। और क्या आ सकता है इसमें? फॉस्फोलिपिड। ठीक है। क्या आ जाएगा? फॉस्फोलिपिड। जल भी रहेगा भाई, जल भी लिख देना यहां पे। ठीक है। और अंतिम और सबसे अंतिम बेहद इंपॉर्टेंट पित्त वर्णक। क्या रहेंगे आपके पास में? पित्त वर्णक। ये 2 प्रकार के रहेंगे पित्त वर्णक। पहला वर्णक आपके पास में रहेगा बिलीरुबिन। क्या रहेगा? बिलीरुबिन। दूसरा रहेगा आपके पास में बिलीवर्डिन। क्या रहेगा? बिलीवर्डिन। तो 2 आपके पास में रहेंगे पित्त वर्णक में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण जो होता है, मृत आरबीसी जो होती है, क्या होती है? मृत आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। इसकी मात्रा
पीलिया जो रोग होता है उसमें अधिक हो जाती है। ये यूरिन के माध्यम से यानी कि मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर त्यागा जाता है। समझे ना मेरी बात। तो अपन कुछ बिलिरुबिन बिलिवर्डिन के बारे में पहले लिखते हैं, फिर पित्त के कार्य लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट है पित्त वर्णक से रिलेटेड अपन लोग चीज लिख रहे हैं। थोड़ा एक दो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, काम आएगा हमारे। तो यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट ये रहेगा पित्त वर्णक के बारे में। ये वर्णक, कौन से वर्णक रे? ये वर्णक, ये वर्णक, ये वर्णक, आगे बात समझ में। ये वर्णक मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के विखंडन से निर्मित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के विखंडन से निर्मित होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे रह जाएगी क्या याद, ठीक है। तो ये याद रखना अपन को। और ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर नहीं होगा, बाहर त्यागे जाते हैं, बाहर त्यागे जाते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? अर्थात ये उत्सर्जी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ है। याद रह जाएगा क्या, बोलो हाँ, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। इनका रंग बेसिकली होता है, वो आपके पास में क्या होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला रंग होता है। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अगली बात पे, जो मेरे पास में क्या है? पित्त के कार्य। अंतिम टॉपिक है बेटा, आप लोग ध्यान लगाइए, ठीक है। पित्त के कार्य, पित्त के कार्य भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक नंबर कार्य की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। वसा का पाइसीकरण करने में बहुत बड़ा रोल है इसका। समझ रहे हो मेरी बात का। वसा का पाइसीकरण कौन करवाता है? पित्त ही करवाता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब होता है बड़े बड़े वृहद वसीय गोलीय अणु को छोटे सूक्ष्म गोलीय अणु, वसीय गोलीय अणु में तोड़ना। छोटे सूक्ष्म वसीय अणु में तोड़ने की प्रक्रिया वसा का पाइसीकरण करवाता है। याद रह जाएगा क्या, बोलो हाँ सर याद है, याद रह जाएगा ना। और ये कार्य मुख्य रूप से होता है आपके पास में कार्बनिक लवण का। किसका होता है? कार्बनिक नहीं होता, कार्बनिक है। कार्बनिक लवण का ये मुख्य रूप से कार्य रहेगा। 2 नंबर पे मैं बात करता हूं, यहां पे जो मुख्य है, जो पित्त है वो क्या करता है आपके पास में? लाइपेज, अग्नाशय लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। देखिए अग्नाशय लाइपेज एंजाइम जो है वो सदैव एल्केलाइन पीएच पे काम करता है, क्षारीय पीएच पे काम करेगा। और पित्त क्या करेगा? लाइपेज को क्या करता है? एक्टिव करता है। तो पित्त का क्या कार्य हो जाएगा? पित्त सदैव अग्नाशय लाइपेज को, लाइपेज एंजाइम को लिख देता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं? लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। ये क्या काम करेगा आगे एंजाइम, वो मैं आपको वसा के पाचन वाले टॉपिक में जरूर बताऊंगा। आगे क्या बात समझने। तीसरा कार्य सुनिए पित्त के बारे में। पित्त जो है वो जो ऊपर से आमाशय से भोजन आ रहा है वो है कौन सा? अम्लीय प्रवृत्ति का। तो भोजन को ये किस में डालेगा? क्षारीय प्रवृत्ति में डालने का कार्य करता है। तो क्या कर देगा ये? भोजन को, साथ में ब्रूनर ग्रंथि का भी कार्य रहता है जो मैंने छोटी आंत में पढ़ाई थी। भोजन को क्षारीय माध्यम में या माध्यम प्रदान करता है। माध्यम प्रदान करने में
सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। समझ रहे हैं? मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना अमाशय में, उसके एक्शन को, उसकी क्रिया को समाप्त कर देगा ये और पीएच में डाल देगा, ताकि क्या हो, अग्नाशय एंजाइम उसके ऊपर अच्छे से कार्य कर सके। किसके ऊपर? भोजन के ऊपर रे। ठीक है। 4 नंबर पे ये जीवाणुओं का भक्षण भी करता है। क्या करता है? जीवाणु का भक्षण करता है। आ गई क्या बात समझ में? बोलो हाँ, आ गई ना? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। पित्त के मैंने कुछ कार्य बताए हैं बेटा आप लोगों को, ये बात आप याद रखना। इसके अतिरिक्त एक कार्य और है, वो भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 5 नंबर पे वसा के अवशोषण में पित्त लवण सहायक होते हैं। क्या होते हैं? पित्त लवण सहायक होते हैं। आगे क्या बात समझ में? बोलो हाँ, आ गई ना? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। बोलो हाँ, रख लोगे ना? है ना? अब एक और चीज बताता हूं आप लोगों को, वो होता है पित्ताशय पत्थरी। है ना? कई बार सुनते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो गई। पित्ताशय पत्थरी, रीनल स्टोन नहीं, क्या नाम है, गॉल ब्लैडर स्टोन। है ना? क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो नलिकाएं होती है, बहुत सारी नलिकाएं होती है, पित्ताशय की नलिका, सिस्टिक नलिका, यकृत से ऊपर आने वाली नलिका। तो यकृत में पित्त है, पित्त में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कई बार इसके नली के किनारे पे क्या होता है, जमा हो जाता है। कुछ इस प्रकार देखिए, अगर ये कोई नली है तो इसके किनारे पे अगर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। ठीक है, ये इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है यहाँ पे, तो ये इस नली को क्या कर देगा, संकरा कर देगा। क्या कर देगा? संकरा कर देगा। ये आप गैप देख रहे हैं इसके बीच में, ये वाला गैप, ठीक है, ये गैप आपके पास में क्या हो रहा है, संकरा हो गया। ठीक है ना? तो ये जब संकरा होता है फिर वो कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, तो वो क्या होता है, क्रिस्टल या पत्थर के जैसा हार्ड हो जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय पत्थरी कहते हैं। तो यहाँ पे मेन काम रहता है आपके पास में कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, कोलेस्ट्रॉल के मुख्य रूप से, और भी कारण होते हैं लेकिन एक कारण मैं आपको बता रहा हूं इसकी पत्थरी का, मुख्य रूप से नलिकाओं के किनारे पर जमा हो जाने से ये नलिकाएं संकरी हो जाती है और धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल पत्थरी का रूप ले लेता है, क्योंकि जमा हुआ रहता है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ भैया जमा हुआ है, ये बात है। तो ये आपके पास में थे यकृत के समस्त कार्य जो मैंने आपको जानकारी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक कार्य को मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेंगे हम लोग, कोई कार्य रह तो नहीं गया, अगर रह गया होगा तो उसको भी पूरा कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मैंने उपापचय के बारे में बताया था आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। उपापचय के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया वसा के उपापचय में हम लोगों ने बात की लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस के बारे में। फिर दो हम लोगों ने प्रोटीन के उपापचय में ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन की बात की, हम लोगों ने आपको पूरा समझाया इसके बारे में मैंने। उसके बाद में ऑर्निथन चक्र के बारे में बताया। ऑर्निथन चक्र यकृत कोशिका भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करती है। भोज्य पदार्थों का वितरण है वो भी किस प्रकार होता है वो भी मैंने आपको बताया। ऊष्मा का नियमन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, एल्बुमिन का स्त्राव मतलब बनाने में मदद करना, रक्त स्कंदन कारक जो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के निर्माण में सहायता करना, ये भी इसका कार्य था। उसके बाद में मैंने आपको इसके अंदर प्रतिस्कंदन कारक के बारे में बता दिया, हिपेरिन जो होता है उसका निर्माण करने में भी सहायक करता है ये। ग्लाइकोजन तथा वसा का संग्रहण होता है इसमें,
ये वसा में विलय होने वाले विटामिन का संग्रहण भी कर सकता है, साथ ही साथ में एक अन्य विटामिन विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन होता है, उसका भी संग्रहण करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। फिर हम लोगों ने बात की इसके अंदर यकृत पित्त का स्त्रावण भी करता है। एक कार्य शायद रह गया है यहाँ पे, अंतिम चरण पे मैं इस कार्य को लिखना चाहूंगा, पर यहाँ पे मेरे को लगता है हाँ यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे लिखा जा सकता है। 13 नंबर लगा करके लिख रहा हूँ क्योंकि 12वां इसके पीछे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो मैं 13 नंबर कार्य लिख रहा हूँ यहाँ पे। यकृत में क्या होती है, कुफ्फर कोशिकाएं होती है। ये कुफ्फर कोशिका क्या करती है, भक्षण का कार्य करती है। ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो अपन लिख देते हैं कुफ्फर कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं मृत रुधिर कोशिकाओं का, मृत रुधिर कोशिकाओं का भक्षण करती है, भक्षण करती है। समझ गए, क्या करती है, भक्षण करती है। और बैक्टीरिया को भी मारने का कार्य कर सकती है कुफ्फर कोशिकाएं। याद रखना, कुफ्फर कोशिकाएं हमेशा भक्षणकारी होती है, यानी फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। समझ गए ना इस बात को बेटा। फिर हम लोगों ने बात की पित्त के बारे में, सारा पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, पित्त के बारे में कोई एंजाइम नहीं, कितना इसका ml होता है, कितना pH होता है इसके अंदर। फिर मैंने पित्त का संगठन भी आप लोगों को बता दिया। पित्त का संगठन के बाद में मैंने आपको पित्त वर्णक के बारे में अलग से बता दिया, यहाँ पे क्या रहेगा। पित्त वर्णक के बाद में पित्त के कार्य भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और कार्य के बाद में हम लोगों ने थोड़ा पित्ताशय की पथरी और इनके बारे में भी बातचीत कर ली। तो बच्चों यहाँ पे मैंने यकृत ग्रंथि को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके पास में अग्नाशय ग्रंथि और संपूर्ण पाचक रस का जो संगठन होता है, पूरा पाचक रस जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है, उसके वीडियो में, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। अगर कोई भी तरह का आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ठीक है। हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे और लाइव से भी जुड़ेंगे, तब हम लोग और डाउट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बेटा।